हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एसपी बख्शी बुक से मिसलेनियस जो पार्ट दे रखा है स्पोर्टिंग एरर्स का, वहाँ एक्सरसाइज ए की। यहाँ 25 क्वेश्चंस हैं। आपको पता होना चाहिए एसपी बख्शी बुक उन बच्चों के लिए बहुत ही खास है जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं। मैंने एक पीछे वीडियो भी अपलोड किया था कि एसएससी की तैयारी कैसे करें। वहाँ मैंने बताया था कि एसपी बख्शी तो ज़रूर से आपको पढ़नी ही है, वहाँ से कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये उस बुक से ही एरर्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। एक्सरसाइज ए का हम डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इसके बाद बी सी इस प्रकार से के तक एक्सरसाइजेज वहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। मिसलेनियस पार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई टॉपिक विशेष से हम एरर नहीं ले रहे हैं कि नाउन का हम डिस्कशन कर रहे हैं या वर्ब का डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। और अगर आप स्कोर हाई करना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप बने रहिएगा इस चैनल पर, क्योंकि अब मैं आपको एसएससी के लिए बहुत ही काम की चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, हम द हिंदू एडिटोरियल्स तो डिस्कस करते ही हैं हर दिन, साथ में ये वाला पार्ट भी अब मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको एसएससी में भी अच्छा स्कोर आप प्राप्त कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रखा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, Another baffling change that I notice in him nowadays is that he avoids to speak to me. सबसे पहले तो इसका ट्रांसलेशन देखिए क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है एक और, बैफलिंग का मतलब कंफ्यूजिंग मान लीजिए, एक और जो कंफ्यूजिंग चेंज है, बहुत ही भ्रमित करने वाला बदलाव है, दैट आई नोटिस इन हिम, जो मैं उसमें नोटिस कर रहा हूँ। हालांकि नोटिसिंग नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब के रूप में यहाँ पे है। नाउअडेज आजकल इज दैट, वो ये है कि ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, कि आजकल वो मुझसे बात करने से अवॉइड करता है मुझे। ठीक है, इग्नोर करता है। अवॉइड एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ में आपको जेरेंड लगानी होती है। सीधा सीधा आप नोट कर लीजिए इसका आंसर 3 नंबर आंसर होगा। अवॉइड के साथ में स्पीकिंग आएगा, अवॉइड के बाद में जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे स्पीकिंग, ही अवॉइड्स स्पीकिंग। बात समझ में आ रही है। अवॉइड के अतिरिक्त भी कुछ वर्ब्स होती हैं, हालांकि बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आपके एग्जाम के लिहाज से जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर सकते हो। ऐसा ही स्टॉप के साथ होता है, ऐसा ही स्टार्ट के साथ होता है, ऐसा ही आप कर सकते हो वर्थ के साथ। ठीक है, आप एन्जॉय के साथ भी ऐसा ही लगा सकते हैं। ठीक, आप डिनाई के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। मैंने वही वर्ब्स ली हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिहाज से, ये बार बार में रिपीट होती हैं वर्ब्स। ठीक है, इनके साथ में जेरेंड लगाना है, जेरेंड का मतलब आईएनजी लगाना है, तो अवॉइड आ गया, इस कारण से यहाँ पे आईएनजी लगेगा, तो स्पीकिंग आएगा। 3 नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जुड़े हुए होंगे ही आप, अदरवाइज आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दूसरा देखिए, आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ़ इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो यहाँ पे इसका मतलब तो ये है कि मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे जाओगे, कैसे जा सकते थे जब मतलब कैसे जा सके जब रेनिंग बारिश होना स्टार्ट हो गया तब। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप देखें क्वेश्चन मार्क तो है नहीं लास्ट में, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो ये है नहीं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो सीधी सी बात बता दूं आपको कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है तो वर्ब का प्रयोग तो सब्जेक्ट के बाद में ही होता है। तो ये जो सीक्वेंस दे रखे देख रहे हैं आप, ही कुड, ये ऐसे होना चाहिए। ही कुड, पहले ही आएगा फिर कुड आएगा। आपका आंसर है वो 2 नंबर होगा। राइट, तो यहाँ पे आंसर 2 होगा। ये प्रश्न नंबर 2 का आपका आंसर हुआ। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा इसको। देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड वॉज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ। पहले तो इसका ट्रांसलेशन ये है कि जो स्टेट्स थे उनमें से एक स्टेट जहां पर सत्याग्रह ऑफर किया गया वो स्टेट था राजकोट, जहां पर उसने अपना यूथ बिताया। आपको पता होना चाहिए कि जब आप ये फ्रेजेस लेते हैं ना, वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, समवन ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, एनी ऑफ द, इस प्रकार की फ्रेजेस में आप डिमांड करते हैं कि ग्रुप में से एक को निकालना चाहते हैं। ये कह रहा है उन स्टेट्स में से एक, चूंकि स्टेट एक ही है तो एक में से एक तो ये लॉजिकल नहीं होगी बात, इसलिए स्टेट्स में से एक। तो स्टेट्स के लिए यहाँ पे आपको आंसर आएगा ए, 1 नंबर आंसर आएगा, और स्टेट के स्थान पे यहाँ पे आपको करना पड़ेगा स्टेट्स। ठीक है, वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, एनी ऑफ द, इन सभी के साथ में ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। नंबर 4 देखिए, हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर। इसका ट्रांसलेशन ये है कि मुश्किल से इंस्पेक्टर पहुंचा ही था टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, व्हेन द हाउस वॉज सेट अब्लाज, कि घर पे आग लगा दी गई, ये कहना चाहता है। अब यहाँ समझिए,
हार्डली वाले कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो हार्डली के साथ में जब स्टार्ट होता है हार्डली से या स्केयर्सली से या नो सूनर से, इफ़ एनी सेंटेंस कमेंसेज विद द हेल्प ऑफ हार्डली, स्केयर्सली या सेल्डम या फिर रेयरली या फिर स्केयर्सली, इन सबसे स्टार्ट होता है तो आपको इन्वर्जन फॉलो करना होता है। इन्वर्जन, यू अंडरस्टैंड इट, कि आपको पहले वर्ब लगानी है फिर सब्जेक्ट लगाना है। तो ये हेड आएगा पहले, उसके बाद में जाएगा ये सब्जेक्ट। तो हेड द इंस्पेक्टर अराइव्ड ये होना चाहिए था। आपका आंसर 1 नंबर है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि हार्डली स्केयर्सली में कंजंक्शन क्या लगाते हैं, व्हेन। तो यहाँ पे कंजंक्शन व्हेन का प्रयोग है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ना, एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी बहुत खास है। आप तैयारी कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा और अच्छा स्कोर करना है और ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी बहुत खास सेशन है। हार्डली के साथ में व्हेन लगाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। हार्डली से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगाना है, तो हेड पहले और उसके बाद में द इंस्पेक्टर आएगा, ये भी ध्यान रखना है। एक बात और बता दूं आपको मैं, इन्वेस्टिगेट जो शब्द है, इन्वेस्टिगेट होने पर आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिगेट के साथ में आपको कोई प्रपोजिशन नहीं लगाना होता। कारण है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और जब ये ट्रांजिटिव होती है तो इसके बाद आपको दे ऑब्जेक्ट दे ही रखा है सीधा सीधा, यहाँ पे आप कोई प्रपोजिशन भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेट के बाद प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। इन्वेस्टिगेशन होता तो हम इनटू लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न में आ जाओ, नंबर 5 क्या कहना चाहता है, सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन, जब से वो पहुंचा है अपने जन्म स्थान पर। नेटिव टाउन का मतलब वो टाउन जहां से वो संबंधित है, जहां से वो नेटिव है जहां का। ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर, तो जब से वो पहुंचा है अपने नेटिव टाउन, वो कोशिश कर रहा है द बेस्ट ऑफ हिज पावर, अपना सर्वश्रेष्ठ ताकत लगा रहा है, टू स्प्रेड एजुकेशन, शिक्षा फैलाने का, स्प्रेड करने का, अमंग द पुअर मासेस, गरीब लोगों के बीच। ये तो है ट्रांसलेशन इसका। एंड व्हाट अबाउट एरर, तो एरर देखिए, आपको पता है कि सिंस के साथ में ये टाइम लगा दिया, जिस समय जिस मोमेंट पे वो नेटिव टाउन आया था तब से लेकर आज तक की बात बता रहा है। तो सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर या सिंस के साथ जब टाइम आप लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपको हैज़ बीन, हैव बीन या आईएनजी, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना होता है। वो डिपेंड करता है, पास्ट है तो हैड बीन भी आ सकता है, प्रेजेंट है तो हैज़ बीन, हैव बीन आ सकता है। तो यहाँ तो खैर प्रेजेंट की बात ही कर रहा है, कहीं पर पास्ट का कुछ ऐसा स्टेटमेंट है नहीं। तो आपका आंसर आएगा 2 नंबर। और यहाँ एरर करोगे आप, इज ट्राइंग के स्थान पे हैज़ बीन ट्राइंग। ठीक है, हैज़ बीन ट्राइंग आएगा, 2 नंबर आपका आंसर आएगा। ही हैज़ बीन ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर, ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री ponds just dry down in the scorching heat of summer. In various parts of the country कहना चाह रहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में, वेरियस के साथ में प्लूरल नाउन आती है, ध्यान रखें। तो ये वेरियस की पार्ट सही है। पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन, ड्राई डाउन नहीं आएगा, पॉन्ड सूख जाना, सूख जाने को ड्राई अप बोलते हैं। ड्राई डाउन को हटा दीजिए, ड्राई अप कर दीजिए। ड्राई अप का मतलब सूखना होता है। इन द स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग हीट का मतलब झुलसा देने वाली गर्मी, बहुत ज़्यादा तेज गर्मी हो उसको स्कॉर्चिंग हीट बोलते हैं। समर, समर से पहले कोई आर्टिकल लगेगा नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि जो सीजन के नेम होते हैं उनसे पहले आर्टिकल नहीं आता है। और लगा भी सकते हैं जब हम सीजन का नाम साथ में जोड़ते हैं। अगर समर मतलब सीजन शब्द जोड़ते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, तो आप दे लगा सकते हो, अदरवाइज मत लगाना। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 नंबर। नेक्स्ट पे आ जाइए, नंबर 7। ही ले द वॉच ऑन द टेबल एंड देन फॉरगॉट ऑल अबाउट इट व्हेन ही वेंट आउट। उसने टेबल पर वॉच रख दी और फिर वो भूल गया सब कुछ इसके बारे में जब वो बाहर गया। इसका ट्रांसलेशन देखो ये है, यहाँ पे ले जो शब्द है ये फर्स्ट फॉर्म है, ले की सेकंड फॉर्म लेड, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ले ही लेके चलेंगे आप। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में होती तो मैं इसको लाई, ले और लेन इस प्रकार से लेके चलते। ठीक है, वो लेटा हुआ होना, पड़े रहना, उस सेंस में यूज़ करते हैं। लेका रखना होता है, तो ये क्योंकि पास्ट में है, देखे फॉरगॉट दे रखा है, पास्ट है, यहाँ वेंट दे रखा है, पास्ट है, तो इसलिए इसको भी पास्ट में लेके जाइए। तो लेड से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ले के स्थान पे आएगा लेड। आपका आंसर आएगा वो 1 नंबर आएगा। तो ही लेड द वॉच ऑन द टेबल, ये आपका आंसर होना चाहिए, लेड होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, ऑल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी, यद्यपि वह एक काफ़ी अच्छी सैलरी ड्रॉ करता है, काफ़ी अच्छी सैलरी मतलब प्राप्त करता है। ही हैज़ ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, उसके फिर भी, अब यहाँ पे कॉमा लग रहा है, ऑल्दो के साथ में कॉमा भी लगा सकते हो, यट स्टिल भी लगा सकते हो, यट और स्टिल भी आ सकता था, कॉमा भी आ सकता है। तो यद्यपि वो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी ड्रॉ करता है। ही हैज़ ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, फिर भी उसके पास बहुत बड़ा परिवार है सपोर्ट करने के लिए। एंड ही फाइंड्स डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, और काफ़ी मुश्किल उसको लगता है सर्वाइव करना। ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, आपका आंसर नो एरर होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आगे बात करें।
वाइल इट इज़ अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, ऑब्वियस इसको बोलते हैं, क्लियर या ऑब्वियस, इसका सिनोनिम क्लियर हो सकता है, ऑब्वियस हो सकता है। तो कह रहा है वाइल इट इज़ अपेरेंट, यद्यपि, मतलब अब वाइल से स्टार्ट है तो एक तो दो क्लोज मिलेंगे आपको। वाइल से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है देन यू कैन एक्सपेक्ट ऑफ टू क्लॉजेज। तो फर्स्ट क्लॉज तो यहाँ पे देखो वैन वाइल से स्टार्ट होकर देखो कहाँ तक का है। तो यद्यपि यह एक बिल्कुल स्पष्ट सी बात है दैट बायोटेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, की बायोटेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे ऑफर करती है। एडिक्वेट अटेंशन हैज़ नॉट बीन फोकस्ड, अब ये नया क्लोज है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। एडिक्वेट अटेंशन की मतलब बिल्कुल पर्याप्त रूप से ध्यान जो है वो अभी तक फोकस नहीं किया गया है इस वाइटल एरिया पर, इस महत्वपूर्ण एरिया पर। वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट होता है वाइटल का, वाइटल के सिनोनिम्स। अब यहाँ प्रॉब्लम देखो किस चीज़ को लेकर है। एक प्रॉब्लम तो यहाँ जो सीधा सीधा बुक में आपको दे रखा होगा वो तो ये कि 3 नंबर पार्ट गलत है कि फोकस्ड के साथ में प्रेपोजिशन ऑन लगेगा, किस पर फोकस है, किस पर ध्यान केंद्रित है उसके लिए। लेकिन एक एरर और यहाँ पे है, बायोटेक्नोलॉजी दे रखा है आपको, बायोटेक्नोलॉजी के साथ में ऑफर नहीं आएगा, ऑफर्स आएगा, ऑफर्स आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो इट इज़ अपेरेंट दैट बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स, ये भी गलती थी वहाँ पे, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। तो बीइंग अ सनी डे, दोपहर का दिन, मतलब सनी डे का मतलब धूप थी काफ़ी, तो एक सनी डे होने के कारण मैंने डिसाइड किया कि मैं काम नहीं करूँगा, स्किप कर दूंगा और घर पे रुकूंगा। अब यहाँ प्रॉब्लम देखो, दो ये क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज तो यहाँ पे यहाँ तक का है, एक क्लॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। ऐसे दो क्लॉजेज जिनमें से पहले का स्टार्ट आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से दे रखा हो तो समझेंगे आप V0 के साथ ING है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। V0 के साथ ING होता है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट दे रखा हो आपको, तो आपको ये देखना होता है कि भाई जो सेकंड क्लोज है उसका जो सब्जेक्ट है क्या वो पहले क्लोज का सब्जेक्ट बन रहा है। यदि वो बन रहा है पहले क्लोज का सब्जेक्ट तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो सेंटेंस फिर रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखो आई जो है वो इसका सब्जेक्ट तो नहीं बन रहा, ठीक है ना, आई तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए गलत है। यहाँ पे इट बीइंग अ सनी डे ऐसे होना चाहिए, आपका आंसर है वो 1 नंबर। हालांकि आंसर्स तो आपको ऐसे बक्से मिल जाएंगे लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन क्यों आया वो आप समझेंगे इस वीडियो सेशन के थ्रू। लेट मी रिपीट, क्या कहना चाहता है, दो क्लॉजेज हों जिनमें से पहले का स्टार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल से हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब V0 के साथ ING से स्टार्ट हो। आपको ये देखना होता है कि क्या दूसरे क्लोज का जो सब्जेक्ट है क्या वो पहले क्लोज का सब्जेक्ट बन सकता है। अगर बन सकता है तो ठीक है, नहीं बन सकता है तो फिर आपको जो भी अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है वो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सनी डे, अब जो कोई भी मौसम की बात आप करते हो, किसी दिन की बात आप करते हो तो इट लगाते हैं फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वैसे सब्जेक्ट इसका हो नहीं सकता इसलिए यहाँ पे इट लगाएंगे, ठीक है। 1 नंबर आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। नंबर 11 पे आ जाइए। वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप टू दिल्ली, हमें जो दिल्ली की ट्रिप थी हमारी वो कैंसिल करनी पड़ी। बिकॉज वैन वी रीच द रेलवे स्टेशन, क्योंकि जब रेलवे स्टेशन हम पहुंचे ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। ये बात हुई ना, फिर 2 काम हो रहे हैं। एक बात ध्यान रखें कि जब ये स्टेशन पहुंचे तो ये ट्रेन जा चुकी थी, क्योंकि ट्रेन जाने का काम पहले हो गया होगा, स्टेशन बाद में पहुंचा गया। जो काम पहले हो जाता है उसको आप लेते हैं हेड लेफ्ट, हेड के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म में। तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे हेड लेफ्ट, तीसरा आंसर आएगा। एक बात और ध्यान रखें, रीच एक ट्रांजिटिव वर्ब है, रीच के बाद में भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है। याद रखें, जनरली हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको यहाँ रीच के साथ में एट दे के प्रश्न पूछ लिया जाए, वो गलत हो जाएगा, रीच के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। नंबर 12, मैनी अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन द मैथमेटिक्स, बहुतों में से कोई एक स्टूडेंट, देखो मैनी ए लग रखा है, अगर मैनी होता तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होता, मैनी ए है तो नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो बहुतों में से कोई एक स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया मैथमेटिक्स टेस्ट में। बट दिलीप हैज़ स्कोर्ड 100%। ये जो 100% है वो अन इंग्लिश माना जाता है। 100% के स्थान पर आप करेंगे क्या, फुल स्कोर कह सकते हो, हैज़ स्कोर्ड फुल मार्क्स, हैज़ स्कोर्ड फुल मार्क्स। 100% गलत होगा, आप यहाँ पे सेंट% करते, CENT सेंट, तो भी ठीक होता, ठीक है। तो यहाँ पे गलत है, ये तीसरा एरर आएगा। ये मार्क्स है, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स, ये आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 13, द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स, जनरल
किसके साथ, 1000 ऑफिसर्स और सोल्जर्स के साथ सरेंडर उसने कर दिया। देखो ये विद दे रखा है, विद तो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है तो ये 1000 ऑफिसर्स और सोल्जर्स है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गए। और आपको पता है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं, तो सब्जेक्ट इसका जनरल रह गया, जनरल को देखकर फिर हैव नहीं लगा सकते, समझ में आपको आ गया होगा, तो हैज लगाएंगे। ठीक है, विद प्रेपोजिशन है, ऐसे ही कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी होते हैं, जैसे अलोंग विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, है ना, या बिसाइड्स हो या इन एडिशन टू हो, इन सभी में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब लगा नहीं सकते, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे जनरल है, जनरल को देखकर यहाँ पे हैज आ जाएगा, राइट। अच्छा, आगे देखिए, इफ यू रोट द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। यहां देखो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस लग रहा है। थर्ड कंडीशनल क्या होता है, देखो अगर एक तरफ इफ के साथ में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो दूसरे साइड हम लगाते हैं वुड हैव या फिर शुड हैव या फिर कुड हैव, ठीक है, या फिर माइट हैव, ये सब लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर एक तरफ हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तब। तो यहां देखिए हेड आंसर्ड, ये तो ठीक दे रखा है, यहां सेकंड फॉर्म दे रखी है। और वैसे भी पैडलिज्म का कॉन्सेप्ट भी लगता है कि एंड के पहले और एंड के बाद सेम चीजें लगानी है, तो या तो रोट यहां पे सेकंड फॉर्म, तो यहां भी सेकंड फॉर्म होती, या फिर इसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहां भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती, क्योंकि आगे देखिए वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपको दे रखी है, तो एक पार्ट तो सही दे रखा है आपको। ठीक है, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज था वो गलत दे रखा है, इसलिए यहां पे आएगा ही हैड रिटन, ही हैड रिटन, ये आपका आंसर आएगा, आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट पे आ जाइए, नंबर 15, फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन अ डिबेट ऑन वेदर, ये है स्किट्सियोफ्रेनिया। स्किट्सियोफ्रेनिया ये एक बीमारी का नाम है, इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन अ डिबेट, तो फॉर डिकेड दशकों से, देयर से स्टार्ट हुआ, देयर से स्टार्ट हुआ तो जो वर्ब लगेगी वो अपने बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, इन्वर्जन लगेगा, तो ये अ डिबेट, इसको देखकर लगानी है वर्ब, इसको देखकर तो फिर ये हैव नहीं आ सकता, हैज लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अ डिबेट सिंगुलर है तो हैज बीन होगा, ये इन्वर्जन का कारण है। ठीक है, तो कह रहे दशकों से ये एक डिबेट चली आ रही है किस बात को लेकर कि जो स्किट्सोफ्रेनिया है ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि नहीं। नेक्स्ट, मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद वॉट एवर राम डज। तो मोहन उनमें से, मोहन वो लड़का है या मोहन एक ऐसा लड़का है, हु, अब हु के पहले तो देखो वन दे रखा है, वन है तो फिर फाइंड्स बिल्कुल परफेक्ट है, और ठीक है सब कुछ राम को देखकर डज है, सब कुछ ठीक है, नो एरर आपका आंसर आएगा, कोई गलती नहीं है इसमें। नंबर 17, देयर इज अ नीड टू रिवाइजिंग। देखो टू के साथ रिवाइजिंग नहीं आ सकता, हालांकि टू के साथ आईएनजी आ सकता है, लेकिन वो तभी लगता है जब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज का हिस्सा हो। जब किसी प्रेपोजिशनल फ्रेज का हिस्सा होता है टू, देन ओनली वी कैन यूज V0 प्लस ING विद टू। अदरवाइज अगर टू जुड़ रखा है वर्ब के साथ में तो फिर तो इन्फिनिटिव बनता है, और इन्फिनिटिव तो टू के साथ में V0 लगाते हैं, पता होना चाहिए आपको। तो देयर इज अ नीड टू रिवाइज, आवश्यकता है रिवाइज करने की गवर्नमेंट पॉलिसीज को, तो ये रिवाइजिंग नहीं आएगा, यहां पर रिवाइज आएगा। देयर इज अ नीड टू रिवाइज, आवश्यकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज को रिवाइज करने की, किस को लेकर, ऑन कंट्रोलिंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस, जो भी अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य चल रहा है उन पर नियंत्रण लगाने के लिए। नेक्स्ट, वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो दैट वेयर इट एंड्स। वी नो, हम जानते हैं कि वेयर इट बिगिंस, कहाँ शुरुआत होती है, बट वी डोंट नो दैट, दैट नहीं लगेगा ना, तो ये जैसे वी नो, ये वेयर, ये कंजंक्शन का काम ही कर रहा है, तो वैसे यहाँ भी कंजंक्शन का काम वेयर कर रहा है, दैट की आवश्यकता ही नहीं है आपको, दैट तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगता है, वी नो या वी डोंट नो, ये एक्चुअल में आपको एक आप अदृश्य रूप से, इनविजिबल रूप से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहा है, हम नहीं जानते, क्या नहीं जानते, कहाँ वो एंड होता है ना, एक प्रकार से तो इंटेरोगेटिव चीज़ है ये, इंटेरोगेटिव चीज़ों में दैट नहीं लगता है, तो पता है आपको, तो दो कंजंक्शन वैसे भी साथ नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पे दैट को हटा देंगे। द सिंपलेस्ट मैथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर। देखो वेल्ड करने का मतलब ही जोड़ना होता है ना, दो चीज़ों को जोड़ना ही होता है साथ में, तो टुगेदर तो फिर सुपरफ्लुअस हो गया। जब वेल्ड का मतलब ही दो चीज़ों को जोड़ना है साथ में, तो फिर ये टुगेदर जो है वो सुपरफ्लुअस है, गलत है, दूसरा आपका आंसर आएगा। तो सबसे सिंपल जो तरीका है दो धातुओं को, धातुओं के टुकड़ों को साथ में जोड़ने का, इज नॉन एज प्रेशर वेल्डिंग, उसे प्रेशर वेल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट। देखो वन ऑफ द के साथ में प्लूरल नाउन आ रही है, बेनिफिट्स आ रहा है,
तो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो है मशीन एज के। अब कोई भी एज, कोई भी काल की अगर बात करते हो, पाषाण युग है, मशीन युग है ना, इन सब की बात जब आप करते हो तो उसके अंदर आपको द लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे द मशीन एज, क्योंकि डेफिनेट हो गया ये एज मशीन युग, तो यहाँ पे द मशीन एज लगेगा। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं मशीन एज के वो ये है कि आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इंप्रूव्ड, कि हमारे जीवन जीने का स्तर जो है वो इंप्रूव हुआ है। देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी। देखो सेंस नाउन है, यहाँ पे इज कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन है, कॉम्प्लीमेंट है तो नाउन प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं, ये नाउन है। नाउन के पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, डिटर्मिनर लगाएंगे, अगर आप उसको काउंटेबल मानते हैं तो सेंस तो काउंटेबल है, तो देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, तो एक अर्जेंसी का सेंस है। ठीक है, एक भाव है अर्जेंसी का, तो यहाँ पे ए लगेगा। किस चीज़ में? लोकेटिंग द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर, किस चीज़ में? पता लगाने में, वैकल्पिक जो सोर्स है वाटर का। एक बात याद रखना कि ऑल्टरनेटिव जो शब्द है इसका मतलब होता है वैकल्पिक, एक होता है ऑल्टरनेट, वो होता है एक छोड़कर दूसरा। टू ऑगमेंट द ड्विंडलिंग सप्लाई, ऑगमेंट का मतलब इंक्रीज करना है, ये ध्यान रखें। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, और ड्विंडलिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, घटता हुआ। ड्विंडलिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है ऑल्दो देयर इज वर्चुअली नो प्रोडक्शन, वर्चुअली मतलब लगभग, ऑलमोस्ट, तो यद्यपि कोई प्रोडक्शन नहीं है इन इंडिया, भारत में, द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका एस्टिमेट्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट है आपका, तो फिर भी जो ये ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, ये जो है ये एस्टिमेट करती है, पूर्वानुमान लगाती है दैट इंडिया हैज़ परहैप्स द लार्जेस्ट एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, की शायद भारत में सबसे ज़्यादा संग्रहित चांदी का भंडार है विश्व में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नीदर द अर्थक्वेक और, नीदर के साथ में और तो आ ही नहीं सकता, पता होना चाहिए आपको, नीदर के साथ में नोड लगता है। जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ वही तरीका द बेस्ट तरीका है आप लोगों के लिए एस्पिरेंट्स के रूप में। ठीक है, आप अगर सीधा सीधा एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं हाई, तो आपकी एरर्स जो पूछने का तरीका है बार बार में रिपीट होता है, इसी तरह की एरर्स पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना, सीधा सीधा बता रहा हूँ, उसी तरीके से पहचानना है। तो नीदर द अर्थक्वेक, तो ना ही तो अर्थक्वेक और ना ही सबसेक्वेंट फेमाइन, सबसेक्वेंट का मतलब बाद वाला, फेमाइन का मतलब सूखा। कुड डिमोरलाइज, डिमोरलाइज का मतलब होता है किसी को डिमोटिवेट कर देना। ठीक है, द पीपल ऑफ द कंट्री, देश के लोगों को, तो ना तो कोई भूकंप और उसके बाद जो सूखा पड़ा था उससे भी देश के जो लोग हैं वो डिमोरलाइज नहीं हो सके। नेक्स्ट है एज सून एज आई शैल रीच दिल्ली, यहाँ पे एरर है इसी पार्ट में। एक बात याद रखें, जो भी टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, ये जो एज सून एज आ गया है ना, या फिर आप ऐसा मान लो कि जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जैसे एज सून एज से स्टार्ट होगा, इफ से स्टार्ट होगा, व्हेन से स्टार्ट होगा, आफ्टर या बिफोर से स्टार्ट होगा, तो उन क्लॉजेज में शैल विल ये सब नहीं लगाना है आपको, तो ये सब हटा देना है, आई रीच सीधा आएगा। ये आप कंडीशनल सेंटेंस के लिहाज से समझें कि एज सून एज आई रीच न्यू दिल्ली, तो एज सून एज वाले वाक्य में, इफ वाले वाक्य में फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो दूसरा जो क्लोज बच गया उसके अंदर देखिए शेल के साथ V0 आ रहा है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा न्यू दिल्ली वैसे ही मैं आपको फाइल भेज दूंगा जिस फाइल की आपने डिमांड की है। ये आस्क फॉर जो है इसका मतलब है कॉल फॉर, या फिर इसका मतलब है डिमांड जिसकी आपने मांग की है। ठीक, नेक्स्ट है ऑल द फर्नीचर्स, दिख गया होगा आपको एरर, फर्नीचर्स नहीं होता है, कभी नहीं होता है, फर्नीचर के साथ एस कभी नहीं जुड़ेगा। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं नाउन में, आप सब पढ़ते हैं, ये सीनरीज हो, फर्नीचर्स हो, मशीनरीज हो, लगेजेस हो, बैगेजेस हो, ब्रेड्स, ये सब नहीं होता है ना, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। ये फर्नीचर जो है वो ग्रुप ऑफ सेम आइटम्स है, इसलिए मटीरियल नाउन में रखते हैं, मटीरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है इस तरीके से, ये गलत हो गया, आंसर आएगा 1 नंबर। इसका ट्रांसलेशन ये है कि सारा जो फर्नीचर है उसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब यहाँ पे भी हैज़ आएगा क्योंकि आपको सिंगुलर रूप में ही लेना होता है, तो सारा फर्नीचर जो है रिप्लेस कर दिया गया है किससे? रिप्लेस्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस, ऑनर ऑफ द हाउस के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है बिफोर शिफ्टिंग, शिफ्ट करने से पहले। अच्छा याद रखिए कि यहाँ पे रिप्लेस्ड किससे किया गया है? नया फर्नीचर से रिप्लेस किया गया है, ऐसा होता तो यहाँ पे विद आता, लेकिन ये तो ऑनर के द्वारा, चूंकि एजेंट है यहाँ पे, ये काम करने वाला है इसलिए बाई आ रहा है। अन्यथा अगर ये होता कि इसकी जगह पे नया फर्नीचर डाल दिया, पुराना फर्नीचर रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस विद आता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये थे दोस्तों एरर्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज ए से मैंने लिए हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2 से मींस बी से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। जरूर से शेयर कीजिए मैक्सिमम, ताकि और बच्चों को भी जानकारी मिल जाए कि हाँ यहाँ पर अब एसएससी का कंटेंट भी मैं आपको डिलीवर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार फिर से, काफ़ी दिनों से हम द हिंदू ही पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर ऐसा भी पढ़ाइए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो, तब हमने ये शुरू कर दिया है। आप मैक्सिमम इसे पहुँचाएँ अपने दोस्तों तक और ज़रूर से लाइक करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।